ओके, वेलकम आप सभी का। और देखिए, आज अपन बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बहुत ही कॉमन टेक्निक होती है और इसके कई सारी वेरिएशंस होते हैं। तो संभावना होती है कि हमें यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन ना वो मिल जाएगा। ठीक है। पहले अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज ए फिजिकल मेथड ऑफ एनालिसिस विच इन्वॉल्व सेपरेशन। कि इलेक्ट्रोफोरेसिस से अपन सेपरेशन करते हैं ना, सेपरेशन टेक्निक होती है ऑफ द कंपाउंड्स दैट आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स। क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर हम जो apparatus काम में लेते हैं उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक नेगेटिव वाला, कैथोड एनोड होते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में मूवमेंट है वो हम नोटिस करते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जो इलेक्ट्रिक चार्ज या तो उनके पास होता है या ग्रहण कर सकते हैं, उनको हम इस टेक्निक से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो डेफिनेशन वाइज समझें तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी डिफाइंड एज द माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट, जैसा कि अपनी जगह से दूसरी जगह पे जाना, है ना। माइग्रेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल थ्रू ए सॉल्यूशन, है ना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपन बाहर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसकी वजह से, है ना, जो भी सॉल्यूशन हमने वहाँ पे ले रखा है उस सॉल्यूशन में से होके जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव करते हैं। Ions that are suspended between the two electrodes tend to travel toward the electrode that bears opposite sign। सिंपल सा अपन जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज वाला आयन है तो वो नेगेटिव चार्ज वाला जो इलेक्ट्रोड है उस पर जाएगा, है। तो अपोजिट चार्ज वाले के ऊपर वो अट्रैक्ट होते हैं, तो उसकी वजह से उनका मूवमेंट होता है। देखिए, एक तो अपन को ध्यान देना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का जो डिस्कवरी है उसके रिगार्डिंग जो क्रेडिट जाता है कि फादर ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस के रूप में हम आर्न टेस्लियस को जानेंगे। ठीक है। और इनको 1948 के अंदर इस टेक्निक के लिए नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है फॉर हिज रिसर्च ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड एब्जॉर्प्शन एनालिसिस, स्पेशली फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग द कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ द सीरम प्रोटीन। तो उन्होंने अपना जो काम किया था ब्लड सीरम प्रोटीन्स के ऊपर इनका काम था, और सेपरेशन टेक्निक के कारण से इनको बाद में नोबेल प्राइज से अवार्डेड भी किया गया। दिस टाइप ऑफ सेल इज एसेंशियली ए बैंड ग्लास ट्यूब। इन्होंने जो काम में लिया था, जो आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, विथ इलेक्ट्रोलाइट्स रिजर्वर्स कंटेनिंग द कैथोड एंड एनोड। तो ये जो इसका ट्यूब है इसके अंदर क्या है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, और बाकी यहाँ पे, है ना, इलेक्ट्रोड्स अप्लाइड किए हुए। तो ही टेस्टेड हॉर्स सीरम। तो घोड़े का जो सीरम है वो उन्होंने टेस्ट किया था इन द apparatus एंड फाउंड 4 distinct bands consisting of albumin and 3 globulin component which are named alpha, beta and gamma। तो पहला जो इलेक्ट्रोफोरेसिस था वो इनके द्वारा किया गया था, हॉर्स सीरम के ऊपर किया गया था। इन्होंने 3 ग्लोबुलिन प्रोटीन जो अल्फा बीटा गामा है उनको आइसोलेट किया, और एल्बुमिन प्रोटीन को अलग अलग बैंड्स के रूप में आइसोलेट किया। हाँ, इसके बाद में अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है उसमें हम थ्योरीज के बिहाफ के ऊपर किन चीज़ों पे जाएंगे कि रेट ऑफ माइग्रेशन, जो भी हमारे चार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस स्पीड से माइग्रेशन देंगे, है ना, वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर। जैसे कि मॉलिक्यूल के पास चार्ज कितना है, ठीक है, मॉलिक्यूल की साइज कैसी है, उसका शेप कैसा है, क्योंकि साइज और शेप है वो मूवमेंट को प्रभावित करते हैं, माइग्रेशन की रेट को प्रभावित करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर होती है, वीक होती है, तो मूवमेंट स्लो हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब अट्रैक्शन जो है वो अगर पावरफुल है तो मूवमेंट वो तेज हो जाएगा। सपोर्टिंग मीडियम है उसकी प्रॉपर्टीज भी माइग्रेशन को प्रभावित करती है, और जहाँ अपन ऑपरेशन कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा चल रहा है, वहाँ अगर टेम्परेचर कम होगा तो कम टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाता है, और हाई टेम्परेचर के ऊपर मॉलिक्यूल्स वो फास्टली मूव करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं जो माइग्रेशन की रेट को प्रभावित कर सकते हैं।
देखो एक चीज आती है यहाँ पे मोबिलिटी की, जो मूवमेंट होता है कि अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड द मोबिलिटी ऑफ द पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द टू फैक्टर, एक इसका चार्ज कि उसके पास कितना चार्ज है, और एक इसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट। देखो फ्रिक्शन का मतलब घर्षण होता है कि जब कोई चीज़ मीडियम में से चलेगी तो मीडियम के अंदर भी क्या है, मीडियम भी कंपोनेंट है कोई ना कोई, तो मीडियम के पार्टिकल्स भी हैं, तो उनके साथ जो फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन को अपने कोफिशिएंट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक तो मॉलिक्यूल का खुद का चार्ज है और एक मीडियम की वजह से उसको कितना फ्रिक्शन फेस करना पड़ता है, फ्रिक्शन का जो कोफिशिएंट है वो भी हमें एज ए फैक्टर लेना होता है। साइज एंड शेप ऑफ पार्टिकल डिसाइड द वेलोसिटी, है ना, एंड विद द पार्टिकल विद माइग्रेट अंडर द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मीडियम। तो साइज शेप है वो भी इसको प्रभावित करते हैं। जैसे सिंपली अपन apparatus वाइज देखने की बात करें तो ये जो एक सिंपली जो एक टिपिकल इसका जो प्रेजेंटेशन हो सकता है उसको अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड्स हमने अप्लाई कर रखा है, एनोड अप्लाई कर रखा है, ठीक है, उनको हम एक पावर सप्लाई से कनेक्ट रखते हैं, ठीक है, और बीच में यहाँ पे एक जेल भरा हुआ होता है, जेल इज द मीडियम। तो जो हमने मीडियम बोला ना, मीडियम यहाँ पे कौन है, जेल है, ठीक है, और उस जेल के अंदर कुछ वेल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे वेल्स हैं, डिप्रेशंस होते हैं कुछ वेल्स, और इन वेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, मिक्सचर जो भी हमारा सैंपल होता है, सिंपल सा मीनिंग क्या है कि जो भी हमारा सैंपल होता है उस सैंपल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं उसकी। तो सैंपल को लोड किया जाता है, देन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको अप्लाई किया जाता है, और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के कारण इसमें क्या होंगे, सेपरेट आउट होंगे। तो मॉलिक्यूल्स हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर माइग्रेशन देते हैं, और जो माइग्रेशन है वो कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे उनका चार्ज हो गया, शेप हो गया, साइज हो गया, फ्रिक्शन हो गया, ठीक है ना, ऐसे फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया, इन चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मोमेंट है ना, लॉन्गर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्लो करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, और जो शॉर्टर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट उनका फास्ट आएगा तो वो आगे निकल जाएंगे। इनकी डायरेक्शन इनकी इस प्रकार से रही है, जिसके अंदर आप है ना जैसे बैंड्स के रूप में सेपरेट हो जाएंगे कि हम मिक्सचर में से माइग्रेशन बिहेवियर के आधार पे कितनी डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है, छोटे वाले वो ज़्यादा करेंगे, बड़े वाले वो कम करते हैं। और छोटे बड़े का मतलब नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नेचर का भी मैटर होता है कि अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक पावर ज़्यादा है या वो अट्रैक्शन ज़्यादा फील कर रहा है तो उसका मूवमेंट उसी अकॉर्डिंग आएगा। चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है, हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम जहाँ पे प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं ना वहाँ पे जो ऑपरेटर्स है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होती है डिटरमाइंड बाय द फोर्स एक्सर्टेड, जो फोर्स लगता है ऑन द पार्टिकल एंड द चार्ज द पार्टिकल कैरिंग। तो पार्टिकल के खुद के पास कितना है ना चार्ज, और उसके ऊपर लग कितना रहा है, यानी कि F इज इक्वल टू Q multiplied by V. So when force is exerted on the particle, it starts moving. However, the movement is restricted by the experience of the friction. तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे आप इस फिगर से देख सकते हैं कि जैसे आपने कोई भी पार्टिकल आयन लिया ना, उसके पास चार्ज है और वो अपना मोमेंट है वो देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, लेकिन उसका अकेले का मैटर नहीं है, उसके साथ में और भी वहाँ पे आयन्स होते हैं, है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड्स भी होती है, तो उन सब की वजह से जो मैग्नीट्यूड बनता है फोर्स का वो होता है Q मल्टीप्लाइड बाई V। ऐसे जो इफेक्ट है pH का है वो भी क्या है, प्रभावित करता है कि H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है ना उसको हम pH से जोड़ते हैं। As the molecule exists as amphoteric, एम्फोटेरिक का मतलब उसके पास जो प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, दे विल बी कैरी द चार्ज बेस्ड ऑन द सॉल्वेंट पीएच। तो कोई भी बायोमोलिक्यूल अगर हम सराउंडिंग का पीएच चेंज करते हैं तो उसकी जो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज हैं वो बदल जाती है। देयर ओवरऑल नेट चार्ज इज न्यूट्रल व्हेन इट इज एट द ज्विटर आयन स्टेट।
देखो आप प्रोटीन्स वगैरह में अमीनो एसिड्स में जिसको पढ़ते हैं कि ज्विटर आयन हम उसको बोलते हैं जिसके पास प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स होते हैं, एंड हैंस द मोबिलिटी इज रिटार्डेड टू जीरो। अगर उसके पास चार्ज जीरो है तो, है ना, जैसे पीआई की कॉन्सेप्ट आती है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है ना, पीआई के ऊपर किसी भी मॉलिक्यूल उसके पास जो नेट चार्ज है वो जीरो होता है। तो जब एटम मॉलिक्यूल या जो भी कंपाउंड अपन लेते हैं उसमें चार्ज उसके पास है ही नहीं या जीरो चार्ज होता है, तो वो ना तो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होता है ना कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो उसका मूवमेंट भी क्या आएगा, मोबिलिटी विल बी जीरो। Mobility is directly proportional to the magnitude of charge which is function of the pH of the solvent। तो pH के अकॉर्डिंग चार्ज प्रभावित होता है, चार्ज के अकॉर्डिंग मूवमेंट प्रभावित होता है। pH को हम बफर्स वगैरह के इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन की pH को चेंज करके हम जो भी हमारा सैंपल में मॉलिक्यूल है उसकी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं और हम माइग्रेशन को चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफोरेटिक जो वेलोसिटी होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान जो मूवमेंट होता है उसको अपन इलेक्ट्रोफोरेटिक वेलोसिटी बोलेंगे, है। तो खुद के जो मॉलिक्यूल है उसके खुद के कारण वो इनहेरेंट होते हैं, बाहर से जो चीज़ें काम करती हैं मोबिलिटी के लिए वो एक्शनल होते हैं। जैसे कि उसका खुद का चार्ज इनहेरेंट में आएगा, उसके चार्ज की डेंसिटी है वो इसके इनहेरेंट में आएगी, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर वेट उसका खुद का है ना, उसका सैप कैसा है, वो फाइनली फोल्ड कैसे हो रखा है ना, टर्सरी क्वार्टनरी, ये है ना फाइनल कॉन्फ़िगरेशन के लिए शब्द होते हैं। तो उसका खुद के कुछ फैक्टर्स हैं, ऐसे सराउंडिंग का पीएच है, सराउंडिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सॉल्यूशन का विस्कोसिटी जो है कि गाढ़ापन जो होता है, श्यानता जिसको बोलते हैं, टेम्परेचर है। तो इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं जो वेलोसिटी को प्रभावित करेंगे। ठीक है, अपन काफ़ी सारे इसके एप्लीकेशन है, जैसे सीरम प्रोटीन्स का रहा, लिपो प्रोटीन्स का रहा, हीमोग्लोबिन से जुड़ी हुई प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स को से सेपरेट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लिनिकली भी हम बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं वो ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को कैसे बांटेंगे। तो एक तो आपके पास इसका टाइप होगा वो है जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस जो टाइप रहेगा उसमें कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, जैसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस उसमें आ जाएगा, जेल इसी में आ जाएगा, जो टीएलसी होते हैं थिन लेयर इलेक्ट्रोक्रोमेटोग्राफी ना, उसको थिन लेयर इलेक्ट्रोफोरेसिस के साथ अपन जोड़ें तो थिन लेयर वाला इसी में आ जाएगा, और सेलुलोज एसीटेट है ना इलेक्ट्रोफोरेसिस इसमें आ जाएंगे। तो जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन से आएंगे, और ऐसे अपन मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस, जहाँ पे एक मूविंग बाउंड्री की कॉन्सेप्ट होती है, जैसे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एक सेकेंड, जैसे कैपिलरी वाला हो सकता है, आइसो टैकोफोरेसिस हो सकता है, आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग हो सकती है, इम्यूनो वाली इलेक्ट्रोफोरेसिस हो सकती है। तो कुछ जोन टाइप की हैं, बैंड टाइप की हैं, और कुछ मूविंग बाउंड्री टाइप की इलेक्ट्रोफोरेसिस के क्या होते हैं, वेरिएंट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब पहले अपन बात करते हैं जोन वालों की, कि जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपको क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि इट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन द सपोर्ट मीडिया। ये जो भी हमारा सैंपल में कंपाउंड होता है ना, वो कंपाउंड जो सपोर्टिंग मीडियम है, जो हमने सपोर्ट मीडियम वहाँ पे ले रखा है, उसके ऊपर मूव करता है। जैसे आपने पेपर ले रखा होगा, है ना, सेलुलोज एसीटेट ले रखा होगा, स्टार्च जेल ले रखा होगा, या पॉली एक्रिलामाइड जो जेल है वो ले रखी होगी। तो जो भी हमने जेल ले रखा है ना, या मेम्ब्रेन ले रखी है, या पेपर ले रखा है, उसके ऊपर उसका मूवमेंट होता है ना ऑन द सपोर्टिंग मीडियम। ठीक है, द सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिस्क्रीट जोन। तो जो भी हमारे सैंपल में चीज़ें थी, कंपाउंड थे, वो अपने अपने मोबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें जो सपोर्ट मीडियम है उसके ऊपर अलग अलग दूरी तय करने के बाद कहाँ मिलेंगे, अलग अलग जोन्स के रूप में मिलेंगे, है ना, ऑन द सपोर्ट मीडियम। सपोर्टिंग मीडिया इज सैचुरेटेड विथ बफर सॉल्यूशन,
है ना, स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द सैंपल इज अप्लाइड एज नैरो बैंड। तो एक सैचुरेटेड बफर सॉल्यूशन अपने यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और सपोर्टिंग मीडिया जो भी हमारा टाइप होता है, जैसे पेपर वाला है या जेल वाला है, जो भी हम लेते हैं, वहाँ सपोर्टिंग मीडियम के ऊपर एक डिस्क्रीट बैंड की तरह, यानी कि एक अलग अलग बैंड की तरह जोन्स के अंदर हमें वो क्या मिलेंगे, सेपरेट मिलेंगे। सेपरेशन उनका डिस्क्रीट जोन्स के रूप में होता है। तो इसको अपन डायरेक्टली जोन से जोड़ देंगे। जोन वाले टाइप के फ़ायदे में क्या क्या आएगा कि यूज़फुल इन बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन, स्मॉल क्वांटिटी जो है वो भी इंडिविजुअल अपना जो भी बिहेवियर उसे अपना इंडिविजुअल बैंड दे देगा, और यहाँ कोई ज़्यादा बहुत सारा इंस्ट्रूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं होती है। लो कॉस्ट एंड ईजी मेंटेनेंस के अंदर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। डिसएडवांटेज में क्या आएगा कि अनसुटेबल फॉर द एक्यूरेट मोबिलिटी एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट डिटर्मिनेशन, जो मतलब फर्दर और जो फीचर्स हैं वो हम यहाँ से नहीं निकाल सकते। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सपोर्टिंग मीडियम, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन जैसे कि कैपिलरी फ्लो है, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है, एब्जॉर्प्शन है, मॉलिक्यूलर सीविंग है, ये वहाँ पे लग सकती है। तो कैपिलरी फ्लो का मतलब होता है कि बहुत ही पतले से स्पेस में से चीज़ों का मूव कर जाना। या इलेक्ट्रिक जो है ना, इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज होता है, चार्ज से जुड़े हुए जो इम्बैलेंस हैं, जैसे ऑस्मोसिस पानी के लिए होता है, वैसे चार्ज की वजह से अगर हम इन और आउट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो जाएगा। ऐसे जो भी हमने सपोर्टिंग मीडियम ले रखा उसके ऊपर कोई चीज़ अगर होल्ड हो जाती है, पकड़ी जाती है, तो वो एब्जॉर्प्शन है, या उसमें से निकल के ना दूसरी लेयर में चली जाती है तो वो सीविंग होती है। तो सपोर्टिंग मीडियम की वजह से भी यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं वो हो सकते हैं। आइसोइलेक्ट्रिक जैसे डिटर्मिनेशन हम यहाँ से नहीं कर सकते, एक्यूरेट मोबिलिटी है वो हम पता नहीं लगा सकते। ठीक है, ये वाले जो टेक्निक होगी उसमें हमें इंस्ट्रूमेंटेशन के हिसाब से देखेंगे। तो एक तो इलेक्ट्रोफोरेसिस चैम्बर चाहिएगा, इलेक्ट्रोड चाहिए, डिफ्यूजन बैरियर्स चाहिए, सपोर्टिंग मीडिया जो भी हमारा वो चाहिए, कि जनरल जो थीम होती है वो का वही यहाँ पे सिस्टम रहने वाला है। अब जैसे आप यहाँ से पेपर वाले को देख सकते हैं ना, पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखो क्रोमेटोग्राफी और इलेक्ट्रोफोरेसिस में अंतर है ना। क्रोमेटोग्राफी जैसे आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी भी पढ़नी है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, क्रोमेटोग्राफी जार होता है ना, वो उसके अंदर क्या होता है कि जो वेपर सेचुरेटेड कंडीशंस होती है वहाँ पे हमारा कोई इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ जो पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर जैसे मान लो कि आपने पिगमेंट्स का सेपरेशन किया सपोज, है ना, तो पिगमेंट्स वो अपनी अपनी सॉल्वेंट के अंदर जो घुलनशीलता है और सॉल्वेंट के साथ में जो स्ट्रिप जो होती है हमारी फिल्टर पेपर की स्ट्रिप जो अपने काम में लेते हैं, उसमें जो मूवमेंट है उसके आधार पे वो सेपरेट होते हैं। यानी कि हम बाहर से उसमें कोई करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो टेक्निक का नाम है वो इलेक्ट्रोफोरेसिस इसीलिए है क्योंकि हम वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट्स ले रखे हैं और उनके बीच में हमने ये पेपर स्ट्रिप है वो ले रखी है। और फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट है वो अप्लाई कर रखा है ना, कि ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखी है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने चार्ज की प्रॉपर्टी के आधार पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो सपोर्ट मीडियम के रूप में हम एक पेपर की विक काम में ले सकते हैं। विक क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप रहती है। तो अगर आप फिल्टर पेपर को सॉल्यूशन में डिप करोगे तो फिल्टर पेपर के अंदर सॉल्यूशन वो ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि पूरी पट्टी है वो गीली होती है और करंट है वो इसमें से क्या हो रखा होता है, मूव हो रखा होता है। तो चार्ज की जो फील्ड है वो अप्लाइड होती है, ठीक है। इसके दो वेरिएंट हो सकते हैं, हॉरिजॉन्टल हो सकता है और वर्टिकल हो सकता है। जैसे आपने अभी देखा ये हॉरिजॉन्टल है ना, और ये वर्टिकल फॉर्म के अंदर भी हो सकते हैं। यहाँ से आप और फर्दर देखेंगे कि पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर फिल्टर पेपर जैसे कि अपन वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 1 है, वॉटमैन फिल्टर पेपर नंबर 3 है, इनकी छोटी छोटी पत्तियां हैं वो काम में लेते हैं, जिनकी चौड़ाई जो लगभग है वो 3 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर चौड़ाई होती है।
और सेपरेशन के लिए कोई जो टाइमिंग है वो 12 से 14 घंटे का टाइम हमें देना पड़ता है। एडवांटेज क्या है कि ये बहुत कुछ महंगा नहीं है, फिल्टर पेपर बहुत सस्ते आते हैं और यूज़ करना बहुत आसान है। डिसएडवांटेज क्या है कि सर्टेन कंपाउंड जैसे कि प्रोटीन्स हैं, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स हैं, कैनॉट बी रिजॉल्व ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन एंड आयनोजेनिक प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर विच रिजल्ट्स इन टैलिंग। टैलिंग का मतलब वो लटक जाएंगे या रुक जाएंगे, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द कंपोनेंट बैंड, और यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस हो सकती है। तो सिंपल से सिंपल टेक्निक के रूप में अपन पेपर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपने अभी देखा। इसके बाद में हम जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जेल को सपोर्ट मीडियम बनाएंगे तो टेक्निक का नाम हो जाएगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ना। जो सेपरेशन इज बेस्ट थ्रू द मॉलिक्यूलर सीविंग। देखो मॉलिक्यूलर सीविंग का मतलब होता है कि जो मॉलिक्यूल्स की वजह से आपने जो जेल बनाई है, जेल के अंदर क्या है, जेल आपने किसी कंपाउंड से बनाई है, तो उस कंपाउंड के अंदर उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, जगह है, और उस जगह में से होकर के कोई आगे जाता है तो वो क्या होगा, सीविंग जैसा होगा। बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ द सब्सटेंसेज। तो जेल मटेरियल है वो मॉलिक्यूलर सीव की तरह काम करता है। जैसे मान लो कि आपने एक पाइप है, उस पाइप के अंदर मान लो कि आपने मिट्टी भर दी, तो अब आप उसमें ऊपर से पानी डालेंगे तो पानी नीचे टपकेगा, वो क्या हो रहा है, वो सीविंग हो रही है। लेकिन वो क्या है, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में से हो रही है। यहाँ जो हम जेल लेते हैं वो हमारे किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस से बनी हुई है, तो वहाँ उसके मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके बीच में से वो सीविंग होती है। जेल इज ए कोलॉइड। अब देखो कोलॉइड क्या होते हैं, कोलॉइड पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं कि पानी को अपने साथ जोड़ के रखते हैं इन सॉलिड फॉर्म। लगभग 99% यहाँ पे वाटर होता है, बाकी यहाँ पे जेल बनाने के लिए हम कोलोइडल जो पॉलीसैकेराइड्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द सपोर्ट मीडिया इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारा जो सपोर्टिंग मीडियम है उसमें चार्ज को लेके कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, वरना तो फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रभावित हो जाएगी। जैसे अपन अगार का ले सकते हैं, है ना, एगरोस जेल का में ले सकते हैं, स्टार्च है, सेफेडेक्स है, पॉली एक्रिलामाइड जेल्स है। तो देयर आर सो मेनी वेरिएंट्स कि हम काफ़ी सारे प्रकार के जो जेल्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जेल जब भी हम बनाएंगे तो उसके पार्टिकल्स के बीच में छेद होते हैं तो हम उसको पोरस बोल सकते हैं, तभी वो सीव की तरह काम करती है। इन सम केसेस बाय कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टिंग द मूवमेंट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल बाय अलाउइंग स्मॉलर मॉलिक्यूल्स टू माइग्रेट फ्रीली। अरे हाँ जी, मेरे को ऐसा पूछना था, जैसे आप हमारा इंटरव्यू लेते हैं उस हाँ टाइम पे ये जैसे टेक्निक से इनसे ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं, तो हाँ मैं ये पूछ सकते हैं ना कि जैसे आप लोगों ने अगार ही क्यों लिया और अगार कहाँ से प्राप्त होता है, ये तो कुछ। हाँ। तो अगार, जैसे अगार क्या है कि जैसे क्या होता है अगार, अगार की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है ना, अगार कहाँ से प्राप्त होता है, ये तो जैसे आपको ये जो होता है ना, जैसे बोटनी वाले स्टूडेंट हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो तो एल्गे में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी जैसे आप जूलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो क्या है कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, और बायोकेमिस्ट्री के अंदर पॉलीसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड ये सब पढ़ते हो। तो बायोकेमिस्ट्री वाइज ये पता तो होना ही चाहिए कि भाई अगर अगार क्या है, अगेरोस जेल क्या होता है, सेफेडेक्स क्या होता है। यही तो सर। हाँ ना। या फिर आप जैसे यहाँ पे आ जाता है तो थोड़ा बहुत आप क्या है कि जैसे विकीपीडिया पे जाए ना, गूगल पे जाके विकीपीडिया पे जाके अगार के बारे में थोड़ा सा जान सकते हो अगर आपको नहीं पता तो, है ना। देखो ये तो जरूरी है, आपने बिल्कुल सही बात पूछी है कि आपको पता होना चाहिए। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भाई सेफेडेक्स क्या होता है ना, पॉलीएक्रिलामाइड क्या होता है, ऐसे राइट। स्टार्च और शुगर में क्या अंतर है, तो जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। चलो देखो अपन लास्ट में ये बात कर रहे थे कि जो भी हम सपोर्ट मीडियम के रूप में जेल इस्तेमाल करते हैं उस जेल में से हर कोई चीज़ नहीं जा सकती। जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो तो उसमें रोक दिए जाएंगे, जबकि जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो उसमें से जा सकते हैं। इनकी हम कौन से मॉलिक्यूल को सेपरेट करेंगे, हमारे सैंपल में क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें जेल काम में लेनी होती है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंटेशन आप बिल्कुल उसी प्रकार से है कि आपने इलेक्ट्रोड्स उनको अप्लाई कर रखा है, एग्रोस जेल आपने ले रखी है, वेल्स के अंदर आपने सैंपल लोडेड कर रखे हैं, देन सैंपल विल बी
मूड की उनका माइग्रेशन है वो आपको बैंड्स के रूप में दिखाई दे जाएगा। चलो यहाँ से और चीज़ें आप समझ लीजिए, जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका काफ़ी कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा कि जो अगार अगार होता है, जो मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रोडोफाइसी मेंबर, जो रेड एल्गी होते हैं है ना, उनसे ये प्राप्त होता है। उनके सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, जैसे ग्रेसिलेरिया वगैरह है, उनकी सेल वॉल के अंदर ये पॉलीसैकेराइड होता है, वहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। Agarose is highly purified uncharged polysaccharide derived from agar। तो अगार से ही बाद में हम एगेरोस प्राप्त करते हैं, वो क्या है? अनचार्ज पॉलीसैकेराइड, हाईली प्यूरिफाइड एंड अनचार्ज। एगेरोस इज केमिकली बेसिक डाइसैकेराइड रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज। तो जब दो शुगर आपस में जुड़ती हैं तो वो डाइसैकेराइड कहलाता है। डाइसैकेराइड डाइसैकेराइड आपस में जुड़ के एक चेन बनाती है, और वो क्या है? 3,6 एनहाइड्रो एल गैलेक्टोज होता है एगेरोस, इसका पॉलीमर होता है। एगेरोस डिसॉल्व्स व्हेन एडेड टू बॉइलिंग लिक्विड। इट रिमेन्स इन ए लिक्विड स्टेट अंटिल द टेम्परेचर इज लोअर टू 40 डिग्री। तो 40 डिग्री से नीचे रहने पे क्या है कि जेल की तरह जम जाएगा, वरना क्या है कि वो सॉल्यूशन की तरह बना रहता है। द पोर साइज, कि आप जो जेल बनाएंगे उस जेल के अंदर पोर का डायमीटर क्या होगा, पोर साइज क्या होगी, मे बी प्री डिटरमाइंड बाय द एडजस्टिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एगेरोस इन द जेल। जैसे आपको गाढ़ा बनाना है तो गाढ़ा बनाने पे क्या हो जाएगा? पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो पोर छोटे हो जाएंगे। अगर डाइल्यूट रखा है सॉल्यूशन आपने तो पार्टिकल कम है तो पोर साइज बड़ी हो जाएगी। तो पोर साइज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एगेरोस। ठीक है ना? हाँ, एगेरोस जेल्स आर फ्रेजाइल, है ना। ये जैसे आप झटके वगैरह लग जाएंगे, शॉक लग जाएगा, है ना, तो ये टूट सकते हैं। फ्रेजाइल सॉफ्ट को बोलते हैं। दे आर एक्चुअली हाइड्रोकोलाइड्स and they are held together by formation of weak hydrogen bonds and hydrophobic bonds। तो ये कोई बहुत ज़्यादा जो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस उसको सपोर्ट नहीं कर सकती। द पोर्स ऑफ एन एगेरोस जेल आर लार्ज। एगेरोस इज यूज्ड टू सेपरेट मैक्रोमोलिक्यूल, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लार्ज प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेज हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप सैंपल में क्या चीज़ सेपरेट करना चाहते हो। ओके, यहाँ पे कुछ इनके एडवांटेजेस हैं कि इजी टू प्रिपेयर इन स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन, उसकी ज़रूरत पड़ती है। रिजोल्यूशन है वो, है ना, इज सुपीरियर टू दैट ऑफ फिल्टर पेपर, से ज़्यादा अच्छे रिजोल्यूट कर सकते हैं। रिजोल्यूट का मतलब होता है कि बैंड्स को दूर दूर प्राप्त कर लें, बैंड्स को, है ना, आइडेंटिटी वाइज सेपरेट तरीके से सेपरेट करके उनको ले पाना। लार्ज क्वान्टिटी जो प्रोटीन है उसको भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, क्योंकि वो इनर्ट है। हाँ, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। और डिसएडवांटेजेस के अंदर जैसे इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस है ना। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का मतलब हो गया कि जैसे आपने मीडियम के रूप में जेल लिया है तो उसमें क्या है कि पोर्स हैं, और पोर्स में से क्या होगा कि जो एक साइड है दूसरी साइड है, यानी कि जो आपका पूरा जेल है, जेल के एक साइड से दूसरी साइड या उसके अंदर जो आप लेयर्स एज्यूम करते हैं तो वहाँ पे उनका मूवमेंट है वो बैलेंस करने के हिसाब से हो सकता है। हालांकि इनका रिजोल्यूशन कागज़ से तो अच्छा ही है, वॉटमैन फिल्टर पेपर से, लेकिन नेक्स्ट जो जेल आएंगी पॉलीएक्रिलामाइड उनसे कमज़ोर ही होता है। इसके बाद में अगला जो इसका वेरिएंट है वो है पॉली एक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसको अपन शॉर्ट में पैच बोलते हैं ना। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजिंग एक्रिलामाइड। तो जो मोनोमर होता है एक्रिलामाइड होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइलिन बिस एक्रिलामाइड टू क्रॉस लिंक द मोनोमर्स। स्ट्रक्चर जो होता है इसका एक्रिलामाइड का वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि CS2 डबल बॉन्ड CH3O NH2 पेज हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट क्रॉस लिंक्स। वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शंस थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग थे, ये मजबूत है। कोवलेंट क्रॉस को जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज़्यादा मजबूत होते हैं, तो इसके पास स्ट्रेंथ है। तो पेज जो पॉलीएक्रिलामाइड जेल्स होते हैं दे आर टफ,
देन अग्रोस जेल, अग्रोस वाली फ्रेजाइल थी, ये फ्रेजाइल नहीं होती है। इट इज़ थर्मोस्टेबल, क्योंकि बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल, दे आर ट्रांसपेरेंट, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड रिलेटिवली केमिकली दे आर इनर्ट ऑल्सो। Gels are uncharged and are prepared in a variety of pore size. Pore size again you can control by concentration को maintain करके आप pore size को manipulate कर सकते हो। Proteins are separated on the basis of charge to mass ratio, है ना। कोई भी आपके पास फ्रैगमेंट होता है, उस फ्रैगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है वो तो मास कहलाता है, उसके ऊपर चार्ज कितना है वो उसका चार्ज होता है। तो चार्ज और मास को हम रेशियो के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम मॉलिक्यूलर साइज के आधार पर सेपरेट कर सकते हैं। और अगर हम ऐसे काम में लेते हैं तो एक प्रकार का मॉलिक्यूलर सीविंग ही होता है कि मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टीज उनका इस्तेमाल करके अगर हम उनको सीविंग करते हैं, जेल में से उनको अपन सेपरेट करते हैं, तो दीज ऑल आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीविंग। ठीक है, यहाँ पे पैच के कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं, उसको आप देख सकते हैं कि दे आर स्टेबल, है ना, ओवर डिफरेंट पीएचएस एंड डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशन के, अलग अलग पीएच हो या टेम्परेचर हो तो ये है ना ज़्यादा स्टेबल है एग्रोस वाले से। जेल्स ऑफ डिफरेंट पोर, ये तो आप सबके साथ में कर सकते हैं, है ना, गुड कंपेरेटिविटी के साथ में आप सैंपल्स को सेपरेट कर सकते हैं। ओके, देन अपन आगे जाके पेज के अंदर फर्दर जो वेरिएशंस है उनकी बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ पेजेस है ना। वन इज नेटिव पेज। नेटिव जैसे नॉर्मली जो नेटिव होता है वो जो ओरिजिनल जो होते हैं ना, स्टार्टिंग से जो चीज़ें होती हैं दैट आर कॉल्ड नेटिव, जैसे नेटिव प्लांट्स, नेटिव एनिमल्स, नेटिव है ना स्पीसीज जैसे अपन बोलते रहते हैं। तो नेटिव जेल्स आर रन इन नॉन डीनेचुरेटिंग कंडीशंस, है ना, यहाँ पे डीनेचुरेटिंग कंडीशंस वो इस्तेमाल नहीं होती है। सो दैट द एनालेट, एनालेट का मतलब होता है जिसको आप एनालिसिस कर रहे हैं कि सैंपल में जो चीज़ जिसको आप ढूंढ रहे हो ना वो है इन सैंपल, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकली पता होना चाहिए कि भाई एनालेट किसको बोलते हैं। तो सैंपल में जो चीज़ आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो एनालेट है, तो उसका जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर मेंटेन्ड, दे आर अनचेंज्ड। सेपरेशन इज बेस्ड ऑन चार्ज, साइज एंड शेप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, यूजफुल सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोटीन, दिस वाज द ओरिजिनल मोड ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, कि वहाँ पे आप एनालेट के साथ में फर्दर कोई केमिकल मॉडिफिकेशंस या उसका कोई डिसइंटीग्रेशन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दूसरे वाले जो होते हैं वो होते हैं डीनेचर्ड पेज, और है ना इसमें ही जैसे एक इसका वेरिएंट जो बहुत कॉमनली अपन वर्ड काम में लेते हैं वो है एसडीएस पेज, है ना। एसडीएस का मतलब सोडियम डोडोसिल सल्फेट। तो जब अपन प्रोटीन्स की बात करते हैं एक बार इसको पढ़ लेते हैं फिर वो देख लेते हैं कि सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, ठीक है, द कॉमन मेथड फॉर डिटरमाइनिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। देखो एसडीएस का मतलब होता है कि जैसे आपके प्रोटीन्स होते हैं वो फोल्डेड होते हैं, तो फोल्डेड प्रोटीन को लीनियर कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए, लीनियर कंडीशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सोडियम डोडोसिल सल्फेट्स के साथ में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हम जिस चीज़ को सेपरेट कर रहे हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोटीन ओरिजिनल कैसा होता है, फोल्डेड होता है, बट हमने यहाँ पे उसको क्या कर दिया, हमने उसको लीनराइज कर दिया, यानी कि उसके जो बॉन्ड्स हैं उनको डिस्टर्ब कर दिया है। तो दैट्स वाई दिस इज डीनेचर्ड पेज। हालांकि अपन पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ही करने वाले हैं, बट एनालाइट के अंदर जो सैंपल है उसकी ओरिजिनलिटी को हमने क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, उसको लीनराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो एक वो है जिसमें हम एनालाइट के साथ कुछ नहीं करते, और एक वो है जिसमें अपन उसके साथ डीनेचुरेशन करते हैं। तो आप एसडीएस को यहाँ से और देख सकते हैं, एसडीएस है सोडियम डोडोसिल सल्फेट, है ना, ये आपने अलग से इसमें ऐड कर दिया होता है। इज ए टेक्निक वाइडली यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री, फोरेंसिक जो भी टेक्निक्स हैं। हाँ, व्हेन ए डिटर्जेंट है एक प्रकार का जो डिस्टर्ब करने का काम करता है, और एसडीएस कोट कर देगा ना, प्रोटीन जो मॉलिक्यूल है उसको उसके ऊपर खुद जुड़ जाता है तो उसकी कोटिंग कर देता है, गिविंग ऑल प्रोटीन से कांस्टेंट चार्ज मास रेशियो। थोड़ा सा ये भी आप ध्यान देंगे कि एसडीएस इज एनायनिक डिटर्जेंट
which denature secondary and non-sulfide linked tertiary structures by wrapping around the polypeptide backbone. In so doing, SDS confirms a net negative charge of poly proportion जो भी है, तो आपका जो भी पेप्टाइड है प्रोटीन है उसको ये नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, यहाँ से आप इसका जो प्रेजेंटेशन है वो देख सकते हैं एचडीएस पेज का, कि प्रोटीन विथ 2 सब यूनिट है ना, वन इज ए एंड बी, जैसे आपने ए और बी ऐसे ले लिया, दे आर जॉइंड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड, है ना, तो सिस्टीन सिस्टीन वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से बंधे हुए हैं। ठीक है, और अब हम इसको क्या करते हैं, हीटेड विद सोडियम डोडोसिल सल्फेट एंड मर्कैप्टो इथेनॉल। देखो जो मर्कैप्टो इथेनॉल है वो तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ेगा, और जो सोडियम डोडोसिल सल्फेट है वो उसके ऊपर जुड़ेंगे। तो जो माइनस माइनस दिख रहे हैं ये तो है एच, और मर्कैप्टो ने क्या कर दिया, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसको तोड़ दिया। तो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड टूटेंगे तो सल्फ हाइड्रोजन ग्रुप में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, वरना क्या थे, एस थे। तो जब अपन डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ते हैं तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म होती है, और ये क्या हो जाता है, उसका रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म में। तो जैसे अपन बॉन्ड को तोड़ेंगे प्रोटीन है वो डीनेचर भी हो जाएगी और लीनराइज भी हो जाएगी, क्योंकि जो एचडीएस है वो उसके ऊपर क्या है, जुड़ा हुआ है। तो पहले जो प्रोटीन फोल्ड थी वो कैसे होगी, लीनराइज हो गई। या आपके पास कोई फोल्डेड प्रोटीन है तो हम उसको क्या करेंगे, एचडीएस उसको क्या कर देता है, लीनराइज कर देता है, और फिर हम उसको क्या करेंगे, चलाएंगे जेल के अंदर, तो वो सेपरेट हो जाती है। तो लीनराइजेशन है और प्लस उसको नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करा देता है। कोई भी प्रोटीन है उसको एक फिक्स नेगेटिव चार्ज मिल जाए, क्योंकि खूब सारे एचडीएस जब जुड़ जाएंगे तो उसके पास एक नेगेटिव चार्ज प्रॉपर्टी आ जाती है। ठीक है, देन आफ्टर अपन थिन लेयर की बात कर सकते हैं, है ना, जैसे थिन लेयर ऑफ सिलिका हो, है ना, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिना हो, है ना, इनके अपन पतली जो परत होते हैं, थिन लेयर मतलब बहुत ही पतली परत जो होती है उसको अपन थिन लेयर बोलते हैं। जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी होती है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं कि आपके पास एक कांच का जो प्लेट होता है उसके ऊपर हम एक जो सिलिका है उसकी परत है वो वहाँ पे प्रिपेयर कर देते हैं। तो थिन लेयर का मतलब एक पतली परत के रूप में हमने हमारा जो मैट्रिक्स है उसको उसके ऊपर ले रखा है। तो लेस टाइम कंज्यूमिंग है, गुड रिजोल्यूशन आपको यहाँ से मिल सकते हैं, वाइडली यूज होते हैं, है ना, क्रोमेटोग्राफी में भी यूज होते हैं। ऐसे हमारे पास हो सकता है सेलुलर एसीटेट इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इट कंटेन्स 2-3 acetyl groups per glucose and its absorption capacity is less than that of paper। तो जो है ना पेपर में तो क्या होता है कि ओनली सेलुलोज होता है, और ये है ना सेलुलर एसीटेट, तो यानी कि उसमें साथ में क्या होता है कि ग्लूकोज के साथ में एसिटिल ग्रुप्स हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो एसिटिलाइजेशन का प्रोडक्ट होता है, इट गिव्स शार्पर बैंड्स, प्रोवाइड ए गुड बैकग्राउंड फॉर स्टैनिंग ग्लाइकोप्रोटीन। उसके एडवांटेज में आप ले लेंगे। शार्पर बॉन्ड्स क्या होते हैं? क्या कह रहे हो? शार्प का मतलब जैसे एक तो रफ होता है, जैसे आप शार्प का मतलब जैसे ऐसे मतलब आप कच्ची पेंसिल छीलते हो ना, तो एक शार्पनर होता है वो शार्प कर देता है ना, बिल्कुल से क्लियर ऐसे शार्प बैंड, शार्प घुमाव, ऐसे शार्प एकदम से, मतलब जो बिल्कुल अलग से दिखता हो। सर। हाँ जी सर, मेरे को एक बात बतानी थी आपको। बताओ। सर, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो हमारे सीनियर थे जिन्होंने अभी ये क्वालिफाई किया है असिस्टेंट प्रोफेसर का, हाँ, मतलब मीटिंग में गाइड कर सके, अपनी स्ट्रेटेजी शेयर कर सके हम लोगों से। अच्छा, तो टिंकू बोल रहे हैं ना, टिंकू से बात हो रही मेरी ना। तो देखो ऐसा है टिंकू,
अभी उनका इंटरव्यू होना है ना, यस सर। तो अभी क्या है कि उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो खुल के सामने आना चाहता है, क्योंकि क्या पता है इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करें, सिलेक्शन होगा नहीं होगा, ये अलग सा डर होता है सबके, है ना। अब जैसे उनका सिलेक्शन हो जाएगा ना, जैसे उनका इंटरव्यू हो गया, रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन होने के बाद में तो आपके साथ उनको मिलाएंगे ही मिलाएंगे, है ना। सिलेक्शन होने के बाद तो क्या होता है, आदमी ऐसे पूरा खुल के बोल सकता है, बता सकता है कि भी मैंने ऐसे किया, तब मेरे साथ ये हुआ, मुझे ये कमियां लगी, या मैंने ये चीज़ सीखने की कोशिश की है, या मेरे ज़्यादा फ़ायदे का था, या मैंने ऐसे प्लानिंग की। अभी क्या कि वो नहीं बताएंगे, और उनसे अभी पूछना गलत भी है, क्योंकि वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, यस सर। है ना। तो पहले से टीचर्स हैं वो तो होंगे ही, हम लोग भी हैं, और ये जो नए वाले असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये भी आ जाएंगे, पूरा ग्रुप रहने वाला है। आप तो क्लास बढ़िया से कवर करते रहो, ये आने वाले हैं, बस जैसे इंटरव्यू वाले सब आ जाएंगे आपको गाइड करने, आपको मोटिवेट करने, ठीक है। चलो उसके बाद हम आगे देखते हैं, और अब अपन बात कर रहे हैं मूविंग बाउंड्री, है ना। इलेक्ट्रोफोरेसिस में अपन क्या ले सकते हैं, देखो मूविंग बाउंड्री मेथड अलाउज द चार्ज स्पीशीज टू माइग्रेट in a free moving solution without the supporting medium। क्योंकि अभी अपन जो बैंड वाला कर रहे थे उसमें क्या होता है कि सपोर्टिंग मीडियम होता है, सपोर्टिंग मीडियम वो फिक्स होता है ना, वो फ्री मूविंग नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक फ्री मूविंग मीडियम होता है, उसको अपन काम में लेते हैं, यानी कि वो सॉलिड मीडियम नहीं है। ऐसे इलेक्ट्रोफोरेसिस के फायदे क्या हो सकते हैं कि बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैक्शन कैन बी रिकवर्ड विदाउट द यूज ऑफ डीनेचरिंग एजेंट्स। A reference method for measuring electrophoretic mobilities, है ना, ये mobilities होगा कि जो इलेक्ट्रोफोरेटिक जो व्यवहार होता है ना, गति का ना, उसको अपन एक रेफरेंस के साथ में भी यहाँ पे ले सकते हैं। और है ना, जो ओरिजिनल जो फॉर्म होते हैं, डीनेचर कंडीशन जो ओरिजिनल फॉर्म होते हैं, उसके अंदर अपन बायोलॉजिकली एक्टिव फ्रैक्शंस है उनको समझ सकते हैं। डिसएडवांटेज में ये टेक्निक्स है ना कॉस्ट फ्रेंडली नहीं होती हैं, और यहाँ पे एक एलोब्रॉड ऑप्टिकल सिस्टम चाहिए होता है, यानी कि हमें देखने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन उसको ऐड करना पड़ता है। ऐसी एक टेक्निक होती है कैपिलरी। कैपिलरी का मतलब होता है जैसे कांच की बहुत पतली ट्यूब्स होती है ना, डायमीटर बहुत कम होता है, उनको अपन कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, जो केमिस्ट्री लैब में अपन काम में लेते हैं। The principle behind electrophoresis is that charged molecules will migrate toward the opposite pole and separate from each other based on physical features। ठीक है। Capillary electrophoresis has grown to become a collection of range of separation techniques which involve the application of high voltage across buffer filled capillaries to achieve separation। तो हाई वोल्टेज across buffer solution जो हमने कहाँ ले रखा है, filled in capillaries। तो कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस देन इज द टेक्निक ऑफ परफॉर्मिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस इन बफर फील्ड नैरो कैपिलरीज, नॉर्मली जिनका जो डायमीटर होता है 25 से 100 मिलीमीटर तक होता है। ये हाई वोल्टेज लगभग 10 से 30 किलो वोल्ट जो वोल्टेज है वो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। कैपिलरीज आर टिपिकली 50 माइक्रोमीटर इनर डायमीटर एंड 0.12 है ना 1 मिलीमीटर इन लेंथ। ये कैपिलरी का पूरा वो है, मतलब कैपिलरी हम कितनी बड़ी काम में लेते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो ऑल सैंपल कंपोनेंट माइग्रेट टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, है ना। ये चीज़ें थोड़ी सी आप इसमें से निकाल लेंगे कि पैटर्न वो किस प्रकार के होते हैं। कैपिलरीज में हम जेल भी भर सकते हैं, फिल्ड विद जेल विच एलिमिनेट द इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक फ्लो। सेपरेशन इज अकम्प्लिश्ड, मतलब उसके साथ साथ में एज इन कन्वेंशनल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बट द कैपिलरी अलाउज हायर रिजोल्यूशन। ये नॉर्मल जेल में हमारा जो सेपरेशन जितना क्लियरली होता है, कैपिलरी वालों के अंदर सेपरेशन है वो ज़्यादा क्लियर होता है। ग्रेटर सेंसिटिविटी होती है इनकी, और ऑन लाइन डिटेक्शन अपन कर सकते हैं, यानी कि इन सिटू डिटेक्शन अपन कर सकते हैं।
The capillary is filled with electrolyte solution which conduct current through the inside of the capillary. The ends of capillary are dipped into reservoir. कैपिलरी के जो दोनों किनारे होते हैं वो एक रिजर्वर जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है उसके अंदर डिप किए हुए होते हैं, उसके अंदर अपन जेल भी भर सकते हैं और बहुत ही पतले पैसेज होते हैं जिनमें से होकर के हम बहुत ही क्लियर रेजोल्यूशन से वो प्राप्त कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड्स जो कि प्लेटिनम के होते हैं आर इंसर्टेड इन द इलेक्ट्रोलाइट रिजर्वर टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट। जो भी होता है कि इलेक्ट्रोड्स अपन प्लेटिनम के यूज़ करते हैं। देखो जो यहाँ पे कई बार ये टर्म आया था इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक, जैसे ऑस्मोसिस हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ पानी जाता है तो उसके लिए अपन ऑस्मोसिस नहीं कि मेम्ब्रेन से होकर के जाता है तो बोलते हैं। तो द सरफेस ऑफ द सिलिकेट ग्लास कैपिलरी, क्योंकि जो कांच की ट्यूब्स होती हैं वो है सिलिका जो ग्लास होता है ना उस सिलिका उससे बनी होती है। कंटेंट्स नेगेटिवली चार्ज फंक्शनल ग्रुप्स। तो जो हमारा कैपिलरी का मटेरियल है यानी कि जो कांच की ट्यूब का मटेरियल है उसके पास खुद कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। दैट अट्रैक्ट पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयंस, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें पॉजिटिव को खींचेंगी। द पॉजिटिवली चार्ज आयंस माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कैरी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इन द सेम डायरेक्शन। तो दिस ओवरऑल सॉल्वेंट मूवमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रो-ऑस्मोटिक फ्लो। तो चार्ज की वजह से है ना जो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड्स हैं उनकी तरफ जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रो-ऑस्मोटिक फ्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोसिस का मतलब यहाँ पे जो हमने जेल लिए हुए हैं या जो भी हमने कैपिलरी में फिलअप किया हुआ ना तो उसमें जो पोर्स हैं तो वो चीज़ वैसे ही है जैसे अपन मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स लेते हैं कि मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी होती है, वैसे यहाँ पे जो भी हमारा जेल है उसका जो पोरस नेचर है वो ऑस्मोटिक के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें तो वही थी कि वो है ना फ्लो का मैटर होता है, चार्ज का मैटर होता है ना, वो सारी चीज़ें। सिमिलरली अपन यहाँ पे देख सकते हैं आइसोटेकोफोरोसिस है ना, ये भी आप थोड़ा सा बाय टेक्निक पता करेंगे। द टेक्निक ऑफ आइसोटेकोफोरोसिस डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो ग्रेडियंट का मतलब होता है हाईएस्ट से लोवेस्ट की तरफ पूरी जो सीरीज होती है उसको अपन ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे एक होता है फिक्स चार्ज, एक होता है चार्ज को आप धीरे 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 पूरी सीरीज की तरह लेकर के जाते हैं, वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग बाउंड्री इलेक्ट्रोफोरेसिस ए लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि क्लोराइड है विद ए हायर मोबिलिटी देन द एनालाइट एंड ए ट्रेलिंग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि ग्लाइसिनेट है विद ए लोअर मोबिलिटी आर यूज। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो आपका एनालाइट है जिसको आप ढूंढेंगे या जिसका हमें पता करना है, ठीक है, और उसके बाद में है एक हमारा लीडिंग इलेक्ट्रोलाइट। लीडिंग का मतलब जो तेज चलता है, हाई मोबिलिटी है उसकी, और एक है ट्रेलिंग है ना। ट्रेलिंग का मतलब जैसे कोई घसीट के चलता है तो वो ट्रेल कर रहा है ना, ट्रेलिंग जो पीछे पीछे चलता है, उधर है ग्लाइसिनेट। क्योंकि जो क्लोराइड आयन है ना वो आयनिक फॉर्म के अंदर है, उसका मूवमेंट तेज है। ग्लाइसिनेट है ना, ग्लाइसिनेट क्या है कि उसके कंपेरिजन में विस्कस है, तो विस्कस है तो उसका मूवमेंट धीरे होगा, तो वो ट्रेलिंग इलेक्ट्रोलाइट है। तो दो इलेक्ट्रोलाइट काम में लेने होते हैं, एक लीडिंग वाला होता है उसमें मेनली अपन क्लोराइड इस्तेमाल करते हैं, और एक ट्रेलिंग वाला होता है उसमें अपन ग्लाइसिनेट इस्तेमाल करते हैं। Solution in which the separation take place is normally an aqueous solution which contains sucrose to provide a higher density to the solution। तो डेंसिटी ग्रेडियंट अपन इस्तेमाल कर सकते हैं सुक्रोज से अपन है ना वो काम में लेके। Where the separation by isoelectric focusing depends on the existence of a pH gradient in the system। तो हमारा जो सेपरेशन यूनिट जो हमने तैयार की है जहाँ पे अपन जो सपोर्ट ले रहे हैं उसमें क्या होता है कि पूरा एक ग्रेडियंट सिस्टम होता है। द टेक्निक ऑफ आइसोटेकोफोरेसिस डिपेंड्स ऑन द डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी कि फिक्स चार्ज का मैटर नहीं होता है, पूरा का पूरा एक ग्रेडियंट का मैटर होता है।
इसके बाद में हम फर्दर बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रिक फोकसिंग जेल। आइसो इलेक्ट्रिक, देखो इसको थोड़ा सा आप ऐसे समझेंगे कि ऑल प्रोटीन्स हैव आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पीएच। देखो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो होता है उसको अपन पीआई भी बोलते हैं ना, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट प्रॉपर जो प्रोटीन्स का होता है पीआई। तो पीआई इज ए पीएच है ना, जैसे अपन क्या बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, दिस इज पीआई। और पीआई होता है क्या है, पीआई इज ए पीएच। ठीक है, कौन सा पीएच? एट विच ए प्रोटीन हैज नेट चार्ज 0, यानी किसी भी मॉलिक्यूल का पीआई या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वो पीएच होती है जिस पीएच के ऊपर उस मॉलिक्यूल के पास सारे चार्ज जोड़ दें तो कोई चार्ज नहीं होता है। कि जैसे प्लस के भी 3 है, माइनस के भी 3 है, तो जिस पीएच के ऊपर उसकी ये हालत है उस समय पे आप -3 +3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। तो पीआई का मतलब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है, यानी कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हम प्राप्त कर सकते हैं, पीएच ऐसे हम सेट कर सकते हैं जिस पीएच के ऊपर मॉलिक्यूल के पास कोई चार्ज ना हो, राइट। व्हेन electrophoresis is run in solution buffered at constant pH, proteins having a net charge will migrate toward the opposite electrode so long as the current is present there। ठीक है, the use of pH gradient across the supporting medium cause each protein to migrate to an area of specific pH। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्सचर में मान लो कि 10 प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन अपने अपने जो पीआई है उसके अकॉर्डिंग सेपरेट होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले रखा है? पीएच का ग्रेडियंट ले रखा है। द पीएच ऑफ प्रोटीन इक्वल टू पीएच ऑफ द ग्रेडियंट thus रिजल्टिंग इन ए शार्प वेल डिफाइंड प्रोटीन बैंड। यानी कि को अपन जो बैंड जहाँ पे ले रहे हैं, जो सपोर्ट मीडियम ले रहे हैं, उसमें पीएच का ग्रेडियंट है। और मान लो कि किसी का पीआई तो है 5 और है ना, और अभी वो प्रोटीन है वो है 4.5 पीएच वाले बैंड के ऊपर, तो पीआई से नीचे है, यानी कि उसके पास चार्ज होगा तो वो वहाँ रुकेगी नहीं, मूव करेगी। लेकिन जैसे ही वो पीआई 5 है तो पीएच 5 जहाँ पे है वहाँ जैसे पहुँचेगी वहाँ उसका चार्ज 0 हो जाएगा। चार्ज 0 होते ही उसका चलना वो बंद हो जाएगा, तो वहाँ वो रुक जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो प्रोटीन्स हैं उनके ऊपर चार्ज है वो पीएच से कंट्रोल होता है, और उनके अपने अपने पीआई होते हैं, और पीआई के ऊपर चार्ज होता नहीं है। चार्ज होता नहीं है तो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर चार्ज के बिना वो चलेगा नहीं। तो जिसका जितना पीआई है वो उतने पीआई के ऊपर चलना बंद कर देता है, और जैसे ही वो उस पीएच के ऊपर पहुंचेगा, क्योंकि हमारे पास पीएच का पूरा एक ग्रेडियंट है, तो वहाँ जाके वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो वहाँ उसका क्या बनेगा? बैंड बनेगा। यानी कि प्रोटीन्स हैं वो अपने आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बिहाफ के ऊपर हमारा जो ग्रेडियंट है उस ग्रेडियंट में अलग अलग बैंड्स के रूप में आ जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो ना आप लोग इस चीज़ को? बाकी सारी चीज़ें इसमें आ गई थी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो कोई भी प्रोटीन अपना जो पीआई होता है उसको ऊपर वो रुक जाती है, ऐसा है इसका मतलब कि अलग अलग प्रोटीन्स हैं उनका पीआई, उनका केमिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, और कोई भी प्रोटीन अपने पीआई वाले चार्ज के ऊपर जीरो चार्ज रखती है, और 0 चार्ज होते हैं उसका मूवमेंट बंद हो जाएगा। तो जिसका जहाँ पीआई आ गया वो वहीं जेल में रुक जाती है, और सबके अपने अपने बैंड्स हैं वो हमें मिल जाएंगे। इसके एडवांटेजेस में जा सकते हैं। स्प्रेडिंग ऑफ बैंड्स इज मिनिमम ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड फील्ड्स एंड पीएच ग्रेडियंट। हाई रेजोल्यूशन कैन बी अचीव्ड। प्रोटीन्स दैट डिफर बाय एज लिटल एज 0.001 पीएच यूनिट कैन बी सेपरेटेड। तो रेजोल्यूशन बहुत अच्छा होता है, यानी कि पीएच का हल्का सा भी डिफरेंस हो पीआई के रिलेशन में तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। देखो ये था कि डिसएडवांटेज की बिकॉज कैरियर एम्फोलाइट
are generally used in high concentration. A high voltage is necessary. As a result, the electrophoretic matrix must be cooled, which sometimes make it difficult. तो हाई चार्ज की वजह से यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वी हैव ए नीड टू कूल डाउन द सिस्टम. ठीक है, बाकी ये सब आए